धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान के साथ साथ अब लेबनान से जुड़ी हुई खबरों की भी। और इन तमाम समाचारों को आपके सामने इतनी आसानी से मैं इसलिए रोजाना रख पाता हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक खबर मैंने पढ़ी, मुझे लगा उस खबर पर आपसे तबसरा करवाऊं। खबर की हेडिंग कुछ इस तरह की थी कि पुतिन कह रहे हैं कि बिना अनुवाद के भी मोदी उनकी तमाम बातें समझ जाते हैं। खैर है उन देशों का जिनका अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई पहचान नहीं थी, खास नाम सब जानते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, आबादी के क्षेत्र में हम नंबर 1 बन चुके हैं और दक्षिण एशिया में चूंकि हमारे आसपास इर्द गिर्द में समुद्र का बहुत बड़ा रूट है, बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली चीन से बॉर्डर होने के कारण, पाकिस्तान बांग्लादेश होने के कारण हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का बाजार बहुत उभरता हुआ है, खासकर 1990 के बाद से, जब तथाकथित रूप से मनमोहन सिंह की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसका अभी विस्तार हो रहा है, वही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ तक बात है, चाहे वो म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, इन सब देशों की तरफ भाग रहे हैं ये लोग। अमेरिका पक्ष एक तरफ और रूस के दूसरे पक्ष में एक दूसरे की खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि हमारे तरफ आओ। और कोई भी समाजवादी खेमा वैसा नहीं है जब यूएसएसआर के जमाने में होता था। और ऐसे में यहाँ से गए हैं तो नेचुरली हमारे यहाँ जो खबर आ रहा है वही आ रहा है जो नरेंद्र मोदी के पक्ष को और उनके पक्ष को उजागर करता है, चूंकि हमारी मीडिया में है। दूसरे में जाओ तो वहां पे कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति की खास इज्जत हो रही है, किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिल रहे हैं, किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति उसको आके बता रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक है, वो और आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक मिलन है। और जहां तक इनकी बात है, कहने का उनका मतलब है कि एक बॉडी लैंग्वेज से हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। यानी श्री नरेंद्र मोदी स्माइल कर रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, पुतिन भी उधर हंस रहे हैं। उनको पता है कि दोनों का व्यापार बहुत बढ़ रहा है और व्यापार पिछले 10 दिनों में 10 गुना से अधिक बढ़ चुका है। जी, लेकिन बीबीसी तो रिपोर्ट छाप रहा है कि एस जयशंकर के बयान से लग रहा है कि भारत को डर लगता है रूस से। बीबीसी यानी इंग्लैंड, उसका मुख्य पत्र है, कितना भी इंडिपेंडेंट कहते हैं, अपने देश की ही बात करता है। थोड़ा सा अपने यहाँ के पत्रकारिता से या मीडिया से थोड़ा सा ज्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ खास नहीं है। वही हालत अमेरिका की। दोनों की पूरी कोशिश है कि ब्रिक्स के अंदर में भिन्न भिन्न कारणों से अलग तरीकों से देशों के बीच में भेद किया जाए। जैसे ईरान और टर्की के बीच में, तुर्किस्तान के बीच में, वैसे ही भारत और चीन के बीच में। और यह एक बहुत बड़ा मसला है। भारत चीन जहां है वह पहले वाले उदाहरण से बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में कई युद्ध हो चुका है। हाल फिलहाल में गलवान पर लेकर 2 वर्ष पहले हुआ था। हालांकि अभी इन्होंने घोषणा कर दी थी जस्ट जाने के पहले कि हम दोनों के बीच में वह जहां तक लड़ाई हुआ था पहले गलवान के ऊपर लेकर हमारी संधि होगी, हम अपने अपने चौकी में गश्ती करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। जो भी है बढ़िया बात है, वह एक अच्छी बात है। और दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ा हुआ, लेकिन कष्ट क्या है वो दिखाता है। भारत को डर है कि जितना भारत के साथ इसके बावजूद के बढ़ के $20 बिलियन के आसपास आ गया अभी हाल फिलहाल में, केवल इसी साल में कुल मिला के $50-60 बिलियन होता है रूस के साथ। लेकिन चीन का वहां पे $200-250 बिलियन है रूस के साथ। तो जहां मौका आएगा वह रूस की ही, मतलब चीन की ही तरफदारी करेगा रूस, ना कि हमारे करेगा, जहां तक बिजनेस की बात है। वैसे साथ साथ यह भी दिखाते हैं, अब पहली बार हमारी विदेश मंत्री या कहें तो मोदी सरकार या आरएसएस की सरकार मजबूरन कर रही है कि 1947 के स्वतंत्रता के बाद से यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया। सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहें, ये जो नहीं कहा इन्होंने, मुख्य रूप से जैसे थर्मल प्लांट बड़े बड़े जो बेसिक हैं, जो अन्य देशों को नहीं गया, हमारे यहाँ पतरातू यानी अभी झारखंड में है वहां गया। बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने दिए, छोटा मोटा सब्जी व्यापार और चावल गेहूं नहीं, बेसिक इंडस्ट्री, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जहाज रानी हो, पनडुब्बी हो, मतलब वॉर इंडस्ट्री जहां तक हो, केवल दिया नहीं, यहाँ बनाने का आधार दिया उन्होंने।
पर वहां से लेकर जब यूएसएसआर का बिखराव हो गया, रशिया ने उसको बाइंलाज जारी रखा है, तो उसकी याद करते हैं। दूसरी तरफ यह भी दिखाते हैं कि यदि चीन से इनकी करीबी बढ़ रही है तो पाकिस्तान बांग्लादेश में कहां होगा। हालांकि यह नहीं कहते कि पाकिस्तान बांग्लादेश का नजदीकी अमेरिका के साथ हो रहा है। अपनी दोस्ती अमेरिका पे ये कहते हैं बीबीसी के हिसाब से कि भाई वह तो हम व्यापार के लिए और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, यह भी करना चाहते हैं। इनकी न्यूट्रलिटी और चीन की न्यूट्रलिटी में थोड़ा अंतर है। हम अंडरहैंड में पैलेस्टीन को मदद करते हैं, वह चीन नहीं करता है। अंडरहैंड में हम अमेरिका के साथ जाकर वह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, वह चीन नहीं करता। चीन कुछ और करता है। तो ये सब बातें लेके उनके भड़काने की बात है। वास्तव में यदि हम न्यूट्रल देश बन पाए, जो कि हमारी जो अंदरूनी स्थिति है, जो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वह अलाउ नहीं करता है उस विदेश नीति को जिसे हम सही में एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में हो सके। जी, लेकिन वाहवाही और ढोल बजाने के लिए मीडिया आज भी तैयार है, क्योंकि आज जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होने वाली है। हम लोग जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए हम उस टॉपिक को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं पुतिन की तरफ। ऐसा लग रहा था यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका पुतिन को, रूस को अकेला कर देगा, लेकिन जिस तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग वहां पर हो रही है, वो 36 देश वहां पर जमा हो गए हैं। सिर्फ 9 ही तो मेंबर हैं अभी, लेकिन 36 देश वहां पहुंच गए हैं। तो उससे तो लग रहा है कि पुतिन की रणनीति सही काम कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है। इसी कारण वहां तक, जहां तक पुतिन की बात है, अब पुतिन अब यूरोप छोड़ के दक्षिण एशिया, केवल दक्षिण पूर्व एशिया नहीं, दक्षिण एशिया एशिया की तरफ मुंह कर रहे हैं, जिसमें चीन, भारत तो प्रमुख है, छोटे मोटे देश भी, चाहे वो म्यांमार हो, तालिबान हो, सबके साथ वो कर रहे हैं। और ये सब के सब देश अब मुंह उठा के कहें एक तरह से, केवल 36 से नहीं, और भी हैं जो कि करीब 3-4 दर्जन यानी 48 के आसपास हो जाएंगे। और पूरे दुनिया का जो भी जीडीपी है उसका एक चौथाई के 1/3 तक इनके पास आ चुका है। तो पुतिन इस मामले में कहीं से भी अकेले नहीं हुए हैं। और इसके बाद इनके पास संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और अन्य दूसरे है जो कि यूरेशियन कंट्रीज का अपना बनता है, और इनका जो संबंध है उस तरीके से इनका व्यापार बड़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। इनका सैन्य समझौता भी बढ़ रहा है, जिसमें नॉर्थ कोरिया वगैरह जैसे देश भी आते हैं और अन्य देश भी आते हैं। तो यह रशिया को अमेरिका कहीं से भी अकेले करने में समर्थ नहीं है। नंबर 2, तथाकथित रूप से स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ रशिया, यानी पूर्णतः बर्बाद करने की बात जहां तक करते हैं, रणनीति नहीं, पूरे की पूरे तरह से रशिया को इस हद तक पहुंचा दे कि अगले 50 वर्ष तक रशिया मुंह ना उठा सके। दूसरी तरफ कभी बात चलेगी तो बातचीत हम कर ही चुके हैं कि भविष्यवाणी हुई है कि 28 तक आते आते रशिया जीत चुका रहेगा इसी शताब्दी में, और 32 तक आते आते अमेरिका बर्बाद हो चुका रहेगा। जी, चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल की बातें कर लेते हैं। पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो महमूद अब्बास हैं, उनको भी आमंत्रित किया है पुतिन ने, और ये सब गाजा जंग के दौरान हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? इससे हम लोग जैसे भी देखें, इसको इजराइल बहुत ध्यान से देख रहा है, और इजराइल की पूरी कोशिश है, जितना भी ताकत लगा रहा है कि ब्रिक्स को भी तोड़े, और जितने भी वह संबंध हैं जिनसे बन रखा ईरान का, और ईरान के साथ साथ जितने भी रेसिस्टेंस फोर्स है उनके, जहां तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात है महमूद अब्बास की, उनके चरित्र पे मैं बड़ा ही श्योर नहीं हूं। ये इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। चुनाव पिछले पता नहीं कितने वर्षों से नहीं हुआ है, इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, और उनका विचारे का कर भी क्या सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि वेस्ट बैंक पे बैठे हुए हैं जहां इजराइल का कब्जा है। हाँ, बुलाया है जहां तक पुतिन ने, वह एक अच्छी बात है। जी, मैं इस सवाल को और विस्तार से समझना चाहता हूँ। एंटोनी ब्लिंकन जो है वो इजराइल पहुंच चुके हैं। अमोच होचस्टीन, जिसे विशेष सलाहकार बताया जाता है बाइडन का, वो लेबनान में मौजूद है। एमबीएस जो है वो भी एक्टिव है, जॉर्डन से बात कर रहा है, और क्या नाम, इराक से प्रधानमंत्री से भी बात कर रहा है। ऐसे में खबर ये भी आती है कि अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि वो जो अपना बैंकिंग सिस्टम है वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के साथ बेहतर करे, यानी कि उसका जो पैसा है वो उसे दे। पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पुतिन के पास पहुंच जा रहे हैं, और उस वक्त पहुंच जा रहे हैं जब वहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। क्या अब लग ये रहा है कि आने वाले समय में पैलेस्टाइन अथॉरिटी की भूमिका अहम होने वाली है? एक तो यह बात है कि आपने सारे मिला के कहा, वो बहुत बढ़िया है, हम सब उसको समझें। और अंतिम प्रश्न का जवाब यही है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी को संभवतः पोस्ट वॉर जब भी खत्म हो
उसको लाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा, और अंदर में जो ये काम कर रहे हैं उसमें हर दिशा में यही कर रहे हैं, चाहे एमबीएस हो सऊदी अरबिया का या जॉर्डन के किंग हो अब्दुल्ला टू या जो भी हो, इन लोगों की सब कोशिश ये हो रही है कि ऊपर से दिखावे के लिए हम, जहां तक इजराइल जो काम कर रहा है, अमेरिका ने भी 30 दिन दिया हुआ, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, हम पूरा मौका दे आईडीएफ को कि वह हमास की तरह, हमास के अलावा भी जितनी अभी भी हमास की काफी ताकत बाकी है, हिजबुल्लाह को भी पूर्ण बर्बाद करे। यहाँ पे एक लाइन में यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों का जो भी करना था, उसके अलावा जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो सिविलियन हॉस्पिटल, इनके रिफ्यूजी का कैंप, इनके मानवीय सहायता देने का केंद्र, उसको जिस तरह से बर्बाद किए, भली उसमें यूएन के स्टाफ मारे गए हों, विदेशी पत्रकार मारे गए हो, वही हालात वह अब लेबनान में कर रहे हैं, और पूरी तरह से लेबनान के बर्बाद करने की कोशिश है, ताकि वहां पे जनसंहार जारी रहे, लेबनान के लोग खत्म हुए, और वहां की आधारभूत जो बनता है, बड़े बड़े बिल्डिंग जितनी अट्टालिकाएं, जो भी प्रगति हुआ है, उसको नेस्तनाबूद कर दें। और इसी दिशा में ये ब्लिंकन सबको बता रहे हैं कि भैया रोको अभी, और हमें मौका मिलता है कि यदि ईरान पे हम आक्रमण करते हैं तो काउंटर अटैक ना हो, यदि काउंटर अटैक हो तो तुम्हारे हर एयर बेस का हम इस्तेमाल करें, हर जगह का इस्तेमाल करें। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सबसे मिलकर बात कर रहे हैं, वो भी काफी भागदौड़ मचा रहे हैं कि युद्ध के दौरान यदि इजराइल अटैक करता है ईरान पे, तो उनके एयर बेसिस या किसी भी मिलिट्री बेसिस का इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना हो, वो हवा में बात कर रहे हैं। उनकी मतलब कोशिश तो जारी है, लेकिन उनके बातों का असर नहीं होगा, क्योंकि ये धूर्त और मक्कार लोग पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ है। यहां तक कि ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, यूक्रेन की स्थिति को लेकर उस दौर में यूएन द्वारा बात की जा रही है जिनेवा में बैठकर, जब ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है रूस में, कहा जा रहा है कि 1/3 आबादी खत्म हो चुकी है उसकी। वो सही बात कर रहे हैं कि खत्म मतलब इस मामले में नहीं कि मारे जा चुके हैं लोग, अभी भी पिछले वर्ष में वहां की आबादी में 10 लाख बहुत होता है, जबरदस्त होता है। और 1/3 आबादी की बात करें, यानी कुछ करोड़ लोग, 5-6 जो भी आबादी रही होगी, तो उसके 1 से 1.5 करोड़ लोग, वह लोग यूक्रेन छोड़ के भाग चुके हैं, मैक्सिमम पश्चिमी दिशा में भागे, चूंकि रशिया का आक्रमण था। लेकिन जहां जहां वो पकड़े गए, और कुछ लोग रूसी भाषाई लोग या रूसी संस्कृति के लोग जो वहां पे थे, जो भरे हुए थे, खारको, खारसन, ओडेसा और जितने भी वो क्षेत्र थे, जापोरिजिया, वह लोग रशिया में भाग गए। ऐसा नहीं कि केवल उधर ही भागे, तो ये तो भागे हुए लोग अब वापस नहीं आना चाहते, जैसे वे जिस हालात में वहां रहना चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की की पूरी कोशिश है कि यूरोपियन यूनियन के हर देशों में और बाहर के हैं, उनके युवकों को जो 18 से लेकर 40-45 वर्ष के हों, जो लड़ने के हालात में उनको भेजा जाए, ताकि अंतिम इंसान जो है वो लड़ सके, और यूक्रेन का और अमेरिकी साम्राज्यवाद का वॉर इंडस्ट्री प्रगतिशील अपनी प्रगति करता रहे। जी चलिए, पड़ोसी देशों की बात करते हैं। बांग्लादेश में फिर से बवाल शुरू हो गया, इस बार कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दो। अब राष्ट्रपति के इस्तीफा दो, यानी कुछ वामपंथी लोग या स्टूडेंट यूनियन वगैरह थे, उनको नजर आने लग गया है कि भाई जिस चीज के लिए हमने आंदोलन किया था वो खत्म हो रहा है। और इतने मूर्ख नहीं है वो लोग, तो खुलेआम दिख रहा होगा कि उनके जो अभी तथाकथित जो प्रधानमंत्री है, जिनके हाथ में सारी शक्ति है, ना चुनाव के दौरान है ना कुछ है, उनके ऊपर थोप दिया गया। ये लोग बड़ी खुश हो रहे थे कि यह नोबेल पीस प्राइज या जो भी है, नोबेल का पीस प्राइज विनर है, और महान व्यक्ति हैं, और एक स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं। अब जैसे जैसे सब पीछे आ रहे, लग रहा है कि वो अमेरिका के एक छोटे से, मतलब बहुत दूर के बिठाए हुए गोटी हैं, चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, मौका मिल गया था, पहुंच गए, और वहां के राष्ट्रपति उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वहां के हर तंत्र, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वहां के जितने भी रिलीजियस और कल्चरल फ्रंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, केवल वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की जो भी इनका था उसको छोड़ दें, जितने भी स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, पुलिस, मिलिट्री, यहां तक कि जुडिशरी, सब उन्हीं के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी बहाने से फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हालत जो है सो शेख हसीना के भूतपूर्व जो उनके सहयोगी या जो उनके अभी साथ में है, उनका भी हाथ रहा होगा कि भैया फिर से काउंटर खड़ा किया जाए, क्योंकि अभी भी आग गर्म है। जी, शेख हसीना को भारत में मिलने जा रही है राजनीतिक शरण, ये संयोग है कि पहले उनको त्रिपुरा में फिट किया गया और अब राजनीतिक शरण की खबरें चल रही हैं?
नहीं, ये सब कुछ तो बहुत जबरदस्त रूप से प्लान किया जा रहा है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और यहाँ के तथाकथित जो भी मतलब एक्सपर्ट है वो सब का इसमें हिस्सा होगा। खासकर फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्ट्री के जितने लोग हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे बार बार उनसे संपर्क कर रहे हो, पूछ रहे होंगे, अब जायजा लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत लोग अभी खालिद जिया के साथ जा रही हैं या किसी नए फ्रंट की तरफ जा रही हैं, या क्या वास्तव में चुनाव होगा। मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल चुनाव लग रहा है। जब तक कि अमेरिका यह निश्चित ना कर ले कि या तो चुनाव में धांधली हो या प्रो अमेरिकन अमेरिकी परस्त सत्ता फिर से वापस आए, नहीं चुनाव कराने जा रहे हैं वहां के जो भी सत्ताधारी वर्ग है। तो इस स्थिति को देखते हुए किस तरह से इनको इनको रखना है भारत में तो करेंगे, नहीं तो जो भी आधार बनता है यहाँ पे बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाने का और एंटी इंडिया मुहिम जो बांग्लादेश चल रहा है उसके खिलाफ लड़ने का, वह ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि शेख हसीना उसकी एक चेहरा है और वह चुनी हुई वास्तव में कहें तो प्रधानमंत्री थी वहां के। तो इस पे यह मसला ये लोग अंदर ही अंदर कर रहे होंगे या कर रहे हैं। जी, बोल के लबासात हैं तेरे। फैज अहमद फैज की ये मशहूर गजल है, पूरी दुनिया में गाई जाती है। लेकिन एक महिला का वीडियो देखने के बाद मुझे लाइनें इसलिए याद आ गई क्योंकि उसने प्रिंस चार्ल्स से कहा कि जो हमसे लूटा है उसे वापस दो, जो हमारी जमीनें हड़पी है उन्हें खाली करो, और तुम हमारे राजा नहीं हो सकते, तुमने हमारा जनसंहार किया है। कौन थी ये महिला, क्यों इसने किया ऐसा? ये महिला साधारण नहीं थी, यह वहां की लॉ मेकर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी ये थी, जो भी हो वो हमारी जनता देख लेंगी। और इन्होंने वहां पे चूंकि सामने सामने थी, साधारण महिला तो आ नहीं सकती है, और खुलेआम ये नारा लगाया कि हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते, और जो यहाँ राजतंत्र का तुम हुआ कर रहे, जो हमसे लूट के ले गए, जो भी लूट के ले गए, जो भी हमारे जमीन में तुम्हारा बना हुआ सब मजाक बंद करो और हमें वापस करो। और इसलिए वहां के राजा, पूरे मीडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई कैसे करें। वैसे बाय द वे भारत भी मानता है उनको अपना राजा, और इस मूर्खता का अंत होना ही चाहिए। जी, ये खबर ऑस्ट्रेलिया से छपी और बहुत दिलचस्प खबर है, आप लोगों को देखनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का। ठीक है, ट्रंप आए, उन्होंने ये पकाया वो पकाया, लोगों को सर्व किया, लेकिन मैकडोनाल्ड किसी का भी सपोर्ट नहीं करता है राष्ट्रपति चुनाव में। सफाई दे रहा है मैकडी। हाँ, मैकडी से पूछा गया कि भैया आपने ट्रंप को क्यों अपने आने दिया। जब वो आए थे उनके रेस्टोरेंट में तो उस समय बाकी जनता का आना जाना बंद कर दिया। वो होता है, हर जगह होता है। हमारे इनके प्रधानमंत्री अभी की नहीं, पहले के भी जाएं, पहले वाले में कम होता था। मान लीजिए मेट्रो को उद्घाटन है तो कुछ खास लोगों को चुन के लाया जाता था ताकि फोटो खिंचाए, हंगामा कर, बाकी लोगों को बाहर जाओ, आज तुम्हारा टाइम नहीं है, कल से आना। तो वह चीजें की गई थी, तो इस पर काफी हंगामा हुआ कि भाई आप कैसे इस तरह से कर रहे हैं। तो मैकडी के जो भी मैनेजर हैं या उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि भाई तो हमने तो कमला हैरिस को इनवाइट कर रखा, आप ही आइए, हमारे यहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारा प्रचार हो रहा है, इसमें हमें दिक्कत क्या है। और हालांकि कुछ लोगों ने ट्विटर पे लिखा कि भाई मैकडी ये कर रहा है और इस तरह की प्रचार तंत्र में शामिल हो गया है, उनको इसीलिए बताना पड़ा, अपना सफाई देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तुम ट्रंप जैसे आदमी के लिए प्रचार के लिए करो तो हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। तो मैकडी ने कहा कि नहीं, वो लोग नाराज हैं, लेकिन नाराजगी जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जितने लोग नाराज हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोग बड़ी खुश हो रहे कि भाई मैकडी है, चलो वहां चलते। और इसी चक्कर में देखिए कि वह बर्गर जो खिला रहे थे, क्वार्टर बर्गर या कुछ कहते हैं उसको, क्वार्टर मतलब कि 1/4 हिस्सा उसमें बीफ डालते हैं, उसके नाम से उन्होंने किया था। 1970-71 से चल रहा, बड़ा फेमस है। उसमें कुछ गड़बड़ हो गया और खाने से लोग बीमार पड़ गए, करीब 50 लोग, जिसमें एक मर भी गया, और उसकी जांच खोजबीन जारी है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बड़ी खबर है आज की। मिशिगन में क्या हुआ है, हैरिस ने क्यों एक अरब अमेरिकी छात्र को अपनी रैली से बाहर करवा दिया? यह भी अजीबोगरीब सवाल है। मतलब ये खुलेआम इस तरह से आ गई है, जिसे यहाँ पे आरएसएस ने खुलेआम रूप से कहा कि वो हिंदुओं के मतलब मुख्य तंत्र हैं, वही उनके एकमात्र देखभाल करने वाले हैं, चाहे उसके साथ वीएसपी हो और दूसरे तरह की चीज हो, लेकिन वही सारे हैं। इसी तरह से अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहाँ की अमेरिका की है, उन्होंने खुलेआम रूप से कहना शुरू किया है कि हम ही मुख्य रूप से हैं जहाँ तक पूरे के पूरे यहाँ के क्रिश्चियन या वाइट लोगों की है, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वह यह अहमद गारिम है और घानिम है, जो भी इनका नाम हो, यह कहने के लिए इजिप्ट से माइग्रेट किए हुए पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं और अरब मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी चुनाव जीत चुके हैं। और इनको ऐन मौके पर जब बातचीत चल रहा था, जब 10 मिनट हुआ था बैठे हुए, तो
यहाँ के जो भी प्रचार तंत्र का एक बंदा था, इनको बोला कि आप बाहर चलिए। इन्होंने बाहर जाने से बोला हम ऐसे कैसे चल जाए। कमला हैरिस चूंकि बगल थी, बोला कि आप क्यों हटा रही। कमला हैरिस ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहा कि 2 पुलिस वाले आ रहे हैं, और 2 पुलिस वाला कहे कि आप अपने आप चलेंगे कि हम उठा के जबरदस्ती कार उठा कर और बाहर आए हैं। तो इनको कुछ भी बोलने नहीं दिया गया, ना इनकी बात कोई सुनी गई। न्यूज में आया हुआ है, और यह एक मतलब दिखा रहा है कि किस तरह दक्षिण पंथ, जो तथाकथित रूप से सेंट्रिस्ट पार्टी थी डेमोक्रेटिक, वह पूरे के पूरे दक्षिणपंथी पार्टी बन चुकी है। हाँ, जरूर उनकी नाराजगी होगी कि इसके पहले अगस्त महीने में जब हुआ था, तो अरब मूल के जो निवासी थे, अमेरिकी हैं, उन्होंने कहा था कि साफ साफ जवाब दो कि तुम्हारा हमास के प्रति या पूरे पैलेस्टीन के प्रति क्या रुख है। तो वहां पे ट्रंप के खिलाफ में तो नहीं गई, और इन्होंने खुद कहा कि हम इजराइल से प्यार करते हैं। और इनके पहले भी ओबामा ने कहा था कि ये लोग हमें नहीं समझते हैं, आप ओबामा ट्रंप जैसे लोग के साथ जाना चाहते तो जाए, लेकिन हमारा ही विदेश नीति है। जी, क्या ये अब इसलिए ज्यादा ऐसा कर रही हैं क्योंकि तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि जो बढ़त इनको मिली हुई थी, ट्रंप इनके बहुत करीब पहुंच गए अब? हाँ, जब बाइडेन हटे थे तो इनको 5 से 10% इनका बढ़ावा हुआ था। बाइडेन 35-40% लड़के हुए थे, ये जम करके 50 के आसपास पहुंची। ट्रंप अपने 45-46 पर थे। और यह भी करने की बात है कि वहां करीब 25 लाख मुस्लिम है। तो पहले बेसिकली ये लोग, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस के साथ होते थे, ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ होते थे। लेकिन अब इन्हें दिख रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी हमारा काम नहीं कर रहा है, और इसलिए यह एक ग्रीन पार्टी करके है, और वहां की एक महिला, वो भी महिला ही है, और उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नाम है जिल स्टेन या जिल स्टीन, जैसे भी प्रोनाउंस करें, अंग्रेजी में है। और कारण यह है कि इनके तरफ जो भी मान लीजिए कि 25 से 30% केवल अरब लोगों के जो अमेरिकी नागरिक है, उनके बीच में जो किया गया था वह टूट गया है। इनके पक्ष में, जिलस्टीन के पक्ष में 10%, कमला हैरिस में घट के 10%, और ट्रंप को भी 7-8% उससे मिल रहा है, जो भी कारण हो। और इसलिए इन्हें लग रहा है कि भाई अब वह तो मिलने वाला नहीं है। और पूरे अमेरिका में देखें तो इनका जो है अब घट के 50 से घट के 45-46% आ गया है। और मतलब कमला हैरिस का घट के 50 से 45-46 आ गया है। ट्रंप 45-46 तक वहीं के वहीं है। यानी हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि पूरे कांटे की टक्कर है। और 7-8 ऐसे राज्यों में जो कि महत्वपूर्ण है, डावाडोल होता है, लेकिन नंबर उनका एक ही गिना जाएगा, वहां पे ट्रंप ने बढ़त ले ली है, संभवतः इन अरब उसके साथ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे भी साथी सोचे, वहां पे मजबूरी सोच रहे हैं, हमारी भी मजबूरी, हम सोचे कि यह समय है कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, विकल्प के बारे में सोचें। वहां पे ठीक है, अभी ग्रीन पार्टी में नहीं है, ग्रीन पार्टी कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन वामपंथी पार्टी है। वैसे भी यहां भी यह वक्त आ गया कि सोचे कि कांग्रेस भाजपा से बाहर निकले। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम रुक कर लेते हैं। गाजा से जुड़ी खबरों का पहला जो अपडेट है वो आ रहा है इराक से। इराक में आईएसआईएस के नए मुखिया समेत 9 लोगों को मार डालने का दावा किया गया है। हाँ, उन्होंने, हालांकि इसका न्यूज जहां की इराक के गवर्नमेंट ने दिया, वहीं अमेरिकी मिलिट्री ने भी दिया। अमेरिकी मिलिट्री का क्या औकात बनती है, क्यों बनती है, ऐसे सोचे तो क्या अंतर पड़ता है। भारत भी कह दे कि हम वहां मारा गया, क्यों जरूरत पड़ी हमें। यह दिखाता है कि किस तरह अमेरिका के कहने पर ये सब, उन्हीं के इंफॉर्मेशन, उन्हीं के सब कुछ गाइडेंस भी, ये सब चीज हो रखा है। और तथाकथित रूप से एक स्वतंत्र इराक की बात अभी भी आधा अधूरा है। मैं यह नहीं कहूंगा पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। और उसमें कह रहे हैं कि 8 लड़ाके मारे गए, और कोई अबुल कादिर है उनके नेता, जो अपने आप को इराक के गवर्नर कहते थे, और उनको मार दिया गया। आईएसएस के प्रमुख, तो उनके साथ 8-9 और भी लोग मारे गए। तो ये काम वहां पे चल गया। अगस्त में 15 लोगों को मारा था अमेरिका ने, तो यह काम चल रहा है। तो ये लोग जिस रूप से हैं, जैसे भी हैं, अपना जब तक अपना परिचय नहीं बदलते हैं और इराकी जनता के साथ मिलकर नहीं लड़ते हैं, एक सही में साम्राज्यवादी विरोधी मुहिम नहीं पैदा करते हैं, मरते रहेंगे, मारे जाएंगे, चीजें वहीं की वहीं हैं तकरीबन। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब तक दूसरे के हाथों में खेलते रहेंगे, अपनी कोई सोच इनकी नजर नहीं आती है। काली बाफ क्या है जिस पर प्रतिबंध लगाने की बात ईरान ने की और जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान इजराइल को हो सकता है? काली बाफ एक इंसान है, और यह ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर है। अच्छा। और हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वे नाम से ऐसा लगता है कि कोई जगह है या कुछ है, मुझे वैसा ही लग रहा था। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने कह दिया था लेबनान के आधार पे कि हम
किसी और देश से, यूके वगैरह से मिलके हम वहाँ की, या फ्रांस से मिलके हम वहाँ शांति समझौता करेंगे। तो लेबनान के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बिहार पर आप कौन होता है बात करने के लिए। अभी इन्होंने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को यूनिफाइड होकर लड़ना चाहिए, हमें हर तरीके से एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया में जहां जहां भी जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे यूएनओ है या दूसरे जगह है, वहां हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इजराइल को अकेले थकेले करें, इजराइल के खिलाफ हर तरह के आर्थिक प्रतिबंध में एक साथ मिलकर करें, अपने जगह का इस्तेमाल ना करने दें। यह संभव नहीं है। जो बोल रहे हैं वो अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। इजराइल जॉर्डन से मिलके इथोपिया में या वहां अन्य वहां जगह में, सोमाली लैंड में, सोमाली में, इथोपिया से अलग हटके सोमाली में जाके अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि वह यमन में हुतियों पर नजर रखे, उनको मारे। उनका तो बेस बढ़ रहा है। तुम एकता की बात जो है वह किसी धर्म के नाम पर गलत करो। अरब कंट्रीज की एकता बात को तो अलग है। अरब कंट्रीज धर्म से अलग होकर देखे, वह सारे वहां पे हैं, तेल के खजाने हैं, और तुम्हें जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद और जियोनिस्ट रिजीम तुम्हें लूट रहा है, आपस में लड़वा रहा है, तुम्हें खंड खंड करके मार रहा है। कब तक तुम इस चीज को बर्दाश्त करोगे? जी। ब्रिक्स में ईरानी राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, बताया जा रहा गाजा के मुद्दे पर बात की और कहा है कि दिल्ली अपनी अहम भूमिका निभाए। हाँ, अब देखिए वहीं पे बात है कि अब यहीं पे दिखा रहे हैं वो जिससे भी मिल रहे ईरानी राष्ट्रपति, और अब तो वहाँ के लोकसभा के स्पीकर भी इसी से बोल रहे हैं, उनके विदेश मंत्री कई देशों में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में आइए। चूंकि रशिया तो अब अकेले करने की बात खत्म हो गई, ईरान वहां पे कुछ न कुछ अकेला महसूस कर रहा है अपने ही बंधु बांधवों से, अरब कंट्रीज से। वह चीजें नजर आ रही है। हालांकि जितनी भी उसने ताकत बढ़ाई है उसको हम कम करके आकलित नहीं कर सकते। और ये लोग वैसे देखें कि ऐसे जब समय मिलता है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, एससीओ की होती है, लाओस में कुछ होता है, यहाँ पे होता है, ये लोग अपने अपने देशों के लिए कि जहां मिलते एक दूसरे से मुस्कुराते हैं, हंसते, बाद में भूल भी करें। जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री से हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और बाद में दोनों का बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशन ही खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे ईरान के साथ हमारा संबंध उतना बुरा नहीं है। हालांकि भारत ने एक तरह से कहें तो अमेरिका के दबाव में ईरान से जो भी थे, चहबार पोर्ट उनका है, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो भारत से ईरान से होता हुआ सेंट्रल एशिया से होता यूरोप तक जाता है, वह ठंडे बस्ते में पड़ गया। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज था, हमारे लिए भी था, ईरान के लिए भी था, और पूरे अन्य देशों के लिए था, और इसको हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये इसलिए भी मिला रहे हैं कि भाई जो भी करो ऊपर से, लेकिन ये तो बनने दो, आगे बढ़ने दो। जी। एक सवाल मुझे ये मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ब्रिक्स के नाम पर जो रूस में तमाम लोग जुटे हैं और उन्हें माना जा रहा है पूरी दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था उनके हाथ में है, क्या यहाँ से गाजा के लिए कुछ निकल सकता है? गाजा ही नहीं, यूक्रेन युद्ध के लिए नहीं है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा पुतिन का यूक्रेन युद्ध तो है, गाजा भी उनके जहन में है, बिल्कुल है। चूंकि वह गाजा में हारने का मतलब है कि उनका जो बेस है, जो उनका एक सपोर्टिंग बेस है पूरे मिडिल ईस्ट में, ईरान हो या अन्य जो भी देश है, उसमें उनका कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन उनका मुहिम है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद को जितना हद तक कमजोर किया जा सके वह करे, भले हम तोड़ ना पाए। और इस मुहिम में ब्रिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अमेरिकी डॉलर को खत्म करने का भी ब्रिक्स अभी उस तरह से नहीं देख रहा है, लेकिन अंदर अंदर पूरी कोशिश जारी, जिसमें ईरान ने भी कभी किया था, और जो भी उसने केबल ले किए थे ताकि वह इनडायरेक्टली दूसरे माध्यमों से करे, अमेरिका ने उसी तरह से बर्बाद कर दिया। जैसे रूस से जो गैस पाइप गैस लाइन जा रहा था, नर्डन वो जो था यहाँ तक जर्मनी तक जा रहा था, उसको उड़ा दिया हाल फिलहाल में, है ना। नॉट 1 एंड नॉट 2 को जो उड़ा दिया, अमेरिका फिजिकली बर्बाद उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी साम्राज्यवादी सत्ता कायम कर रहे। और यह पुतिन का मुख्य ध्येय है, पूरे रशिया का ध्येय है, जिसमें चीन भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और भारत को यह बताने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए पुतिन इस हद तक आगे कर रहे हैं कि इनके बॉडी लैंग्वेज या जो भी कहे, हम दोनों एक दूसरे मिल जाते, बिना भाषा समझे ही करते। हालांकि जो भी कुछ कहा गया वो यहाँ वापस आने पर से लिखित रूप में या बाद में यहाँ के जो थिंक टैंक है, फॉरेन सेक्रेटरी है, जो अंबानी अदानी के जो लोग हैं, वो मिलकर उसको पढ़ेंगे और सोचेंगे क्या है। लेकिन मुख्य मुद्दा वही है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद को तबाह कर। जी।
एक सवाल और है मेरे जहन में। अभी कुछ दिन पहले एससीओ सम्मेलन हुआ पाकिस्तान के अंदर, वहां पे सिर्फ चाइना का प्रधानमंत्री जाता है, वहां पर रूस का प्रधानमंत्री आता है, लेकिन अब जब ब्रिक्स है तो वहां पर चाइना का राष्ट्रपति भी पहुंच रहा है, वहां पे रूस के राष्ट्रपति पहले से मौजूद ही हैं और बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से एक आसियान है, सार्क है। आपको लग रहा है सार्क, आसियान और एससीओ को छोड़कर अब ब्रिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जहां तक आसियान का बात है वो महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपना किया, वो जो भी मलेशिया आसपास के देश है, ब्रुनेई, वियतनाम, जितने भी हैं, और उसमें अन्य अतिथि लोग भी हैं, जैसे हम भी जाते हैं मिलते, उसमें वह ठीक है। एससीओ की अपना रोल कर रहा है। सार्क को हमने तकरीबन बर्बाद कर दिया, वो कहने के लिए बाद में हो सकता है फिर से बढ़े। सार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था, कायम था, इसको किया गया था, हमें नहीं तोड़ना चाहिए था। अपने विदेश नीति में भले ही हम पाकिस्तान से नाराज हों, बर्मा से हमारी बातें नहीं हो पा रही ठीक से, लेकिन करना चाहिए था। ब्रिक्स अब एक उभरता हुआ ऐसा महत्वपूर्ण यूनिटी बना हुआ है जो कि केवल इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी का है। इकोनॉमी अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं होता, पॉलिटिक्स उसके पीछे होता हमेशा। इसलिए उस पॉलिटिकल इकोनॉमी में जिससे अमेरिका भी थर्रा रहा है, डर रहा है, और G7 को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है। G7 को पीछे छोड़ना आसान चीज नहीं। यूरोपियन यूनियन भी इससे डर रहा है, क्योंकि उसका अपना सहयोगी, नेटो का सहयोगी तुर्की भी ब्रिक्स में आने को बेताब है। एक अर्जेंटीना को छोड़ दे तो बाकी जितने भी देश हैं, अर्जेंटीना का मूर्ख राष्ट्रपति बन के वो उसको बर्बाद कर रहा है, उसको छोड़ दे। तो ब्रिक्स में वैसा उभरता चीज बन रहा है जो कि यूएनओ का भी प्रतिस्पर्धी हो सकता है, और उससे इंडिपेंडेंट रूप से पूरे विश्व के लिए संभवतः यह विजन यदि नहीं है तो होना चाहिए कि एक नया चीज ला रहे हैं जिसमें ना तो तुम्हारा वीटो पावर है, सबकी इक्वालिटी है, और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सारे देश आएंगे, यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश आएंगे, यूरोप के भी आएंगे, अमेरिका और उसके कुछ चंद पिट्ठुओं को छोड़कर। जी, तो कल को फिर नाम बदलना पड़ेगा सर, क्योंकि ब्रिक्स तो 5 देशों को जोड़ के नाम बनाया गया था। ओरिजिनल नाम था ब्रिक्स प्लस कर दीजिए, हो सकता है नाम बदल दीजिए, या यूनाइटेड नेशन 2 कर दीजिए, हो सकता है कुछ नए नाम करें। वो नए नाम देने वाले जो बनाते हैं, जो करते हैं, जो इसी में दिमाग लगाते हैं, इससे पैसा करते हैं, वो लोग करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा है तो नाम तो हम भी सुझा सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।